चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल बात करी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, बेसिक चर्चा हो चुकी थी। एक बार जो बेसिक चर्चा हुई थी उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिस्कशन करके आगे बढ़ाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं वो सारी चीजें, फिर इसमें जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला था उन लास्ट पॉइंट को हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें डिस्कशन करें। हाँ, अनअकैडमी प्लस पे भी मैथमेटिक्स लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। काफी सारे सब्जेक्ट्स लेंगे, जितने सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉमिस्ड है। चलो तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो सर रेडी हैं हम लोग, आगे का कंसेप्ट आप पढ़ाना स्टार्ट करिए। रेडी एवरीवन? चलो रेडी सभी लोग। तो एक बार जल्दी से कल का क्विक रिवीजन करते हैं, कल क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया था। देखो हमने बोला था कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब ये बीच वाला टर्म कॉमन होता है, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, लिखते जाओ जल्दी से चैट बॉक्स में। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ये हमको अच्छी तरीके से क्लियर है। अगर कोई ऐसा हमें दिखता है जहां पर n क्रॉस m है और n क्रॉस p है, अगर यहां पर मिसमैच है तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? आप बोलोगे नहीं सर, इस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात हम सभी को क्लियर है। उसके अलावा बताइए, सपोज अगर हम बोलते हैं कि अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं, ये सब कल मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, जस्ट आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। ये देखिए, अगर यहाँ पर हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करते हैं तो क्या आप इसका ऑर्डर बता सकते थे? ये है m क्रॉस n, ये n क्रॉस p, ये n और n डिसॉल्व हो जाएगा, ऑर्डर कितना बचेगा? m क्रॉस p। यहाँ पर देखो ये n और n डिसॉल्व हो जाएगा, ऑर्डर कितना बचेगा? n क्रॉस n। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर कितना आता है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी स्टार्ट करी थी। वो प्रॉपर्टीज देखिए कुछ ऐसी थी। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें कितने नीडेड होते हैं? m इंटू n इंटू p। इस पे कल एक कम्युनिटी पोस्ट पे पोल भी करवाया गया था, हालांकि उसमें काफी कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट जिन लोगों ने भी किया था 90% से ज्यादा लोगों ने ठीक ठीक आंसर दिया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एडिशंस नीडेड होंगे? दिस विल बिकम m इंटू n माइनस वन इंटू पी। डन डन करते हुए चलो, ये सब हम लोग कल कर चुके थे, क्वेश्चंस भी इस पे लगा चुके थे, ठीक है, याद है ना ये सारे के सारे फॉर्मुलेस? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस भी कल किए थे, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। चलिए, उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया था कि अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए की पॉसिबिलिटी पे क्या कमेंट कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर अगर ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो बी इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। अगर ऑर्डर प्रॉपरली दिया होगा तो फिर हम उसको बता सकते हैं, ऐसे कोई जनरलाइज कमेंट इस पर नहीं दे सकते, है ना। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ए और बी तो ए बी पॉसिबल अगर है तो बी ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में ए बी भी होगा तो बी ए भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने अलग अलग करके एक स्टेटमेंट आप लोगों को समझाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट आ जाएं। एसोसिएटिव होता है, मतलब अगर तीन मैट्रिसेस हैं, अगर आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें फिर सी से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। साथ के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। मेरे ख्याल से यहीं पर हमारा डिस्कशन क्लोज हुआ था। इसके बाद हमें आज की क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। क्लियर है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव भी बता दिया था। बी और सी मैट्रिक्स को ऐड कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको ऐड करो, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर है? परफेक्ट। चलो अब शुरुआत करते हैं 7 पॉइंट नंबर 7 नया पॉइंट है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, सपोज अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए है ना, और आपसे कोई बोलता है कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करिए, तो देखिए होता क्या है, जनरली जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स का स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 1 लिख दिया। बताइए जरा, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? इज इट राइट और रॉन्ग? भाई ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, बोल रहा है ए स्क्वायर लिखने के लिए, तो हर एक एलिमेंट को स्क्वायर कर दो, काम खत्म। क्या ये हमने सही करा या गलत करा? बोलिए। तो देखिए ब्लंडर होता है, ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज अ ब्लंडर। जिन लोगों ने डीपीपी के सेशंस अटेंड किए होंगे वहां पे मैंने इसको एज अ ब्लंडर लिखवाया भी था, जो हमारा सेकंड डीपीपी था उसमें, है ना। ये ब्लंडर होता, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंबॉलिकली जब भी कहीं पर भी आपको ए स्क्वायर दिखे, जब भी कहीं पर आपको सपोज ए
स्क्वायर दिखता है ना, तो इसका मतलब होता है आपको अपनी मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज कहीं पर ए क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं कि उसके हर एक एलिमेंट को आपने क्यूब कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिमिलर बेसिस पे अगर हम यहां पर देखें तो देखिए इस मैट्रिक्स को अगर हम सेम इसी से मल्टीप्लाई करें, ये देखिए 1 2, ये हो गया 2 1, ठीक है। और फिर हमने यहां पर कर लिया 1 2 2 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आपको रिजल्टेंट क्या दिखेगा। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं। चलो मल्टीप्लाई करके देखो क्या इंडिविजुअल एलिमेंट्स का आपको स्क्वायर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चेक करिए। ये ए स्क्वायर है 1 2 2 1, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 1 2 2 1। तो यहां से अगर हम ए स्क्वायर लिखें तो देखो क्या देखने को मिलेगा, किसका किससे मल्टीप्लीकेशन होगा, बस ये देखते जाओ, ठीक है। देखो ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, बताना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सभी को दिख रहा है। चलो परफेक्ट, तो हमने क्या करा, यहां पर लिख दिया 5। उसके बाद बताओ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 1 2 2, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 4, यहां पर 4, यहां पर 5। देखो कितने लोगों का सेम आंसर आया। तो देखो क्या यहां से साबित हो जाता है, क्या यहां से ये साबित हो जाता है कि अगर हम ए स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे तो 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर देखने में लग रहा है बट दिस इज नॉट 2 स्क्वायर, ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है। सिमिलर बेसिस पे नेक्स्ट रो में भी आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। तो कभी भी सिंबॉलिकली अगर आपको दिखता है ए क्यूब दिखता है, ए की पावर 4, ए की पावर 5 ऐसा कुछ दिखता है, तो बेसिकली आप मैट्रिक्स को उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें। याद रहेगा आज के बाद आप सभी लोगों को ये, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और इसको गलत कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, और इस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट में डाल देता हूँ। सो आई होप अब आगे के बाद आगे कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, ये छोटी छोटी बातें बट हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही सेम चीज मैंने आगे भी आप लोगों के लिए नोट करके लिखवा दी है, ताकि कभी आप पीडीएफ वगैरह से रिवाइज करें तो आपको ये प्रॉपर्टी बहुत क्लियर यहाँ पर दिख जाए। चेक करो, देखिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अगर ए स्क्वायर करोगे ए इंटू ए क्यूब करोगे ए इंटू ए एंड सो ऑन, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बताओगे सभी लोग? चलो सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं। चलो बताइएगा आप सभी लोग, इफ अ मैट्रिक्स ए इज हैविंग जीरो डिटर्मिनेंट, कोई मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो जो ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? कोई मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो जो ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? जरा सोच समझ के आप लोग बताइए, ठीक है। और यहां से फिर आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। सोच लो, समझ लो और बताओ। पक्का 0 होगा? श्योर? कुछ लोग बोल रहे हैं सर मे और मे नॉट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप बताइए क्या होना चाहिए। जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये मैट्रिक्स सी था, यहां पर आपने लिखा था ए प्लस बी। हमने बोला था कि अगर आप सी का डिटरमिनेंट निकालोगे सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इन जनरल हम लोगों ने ये बोल दिया था कि ठीक है जो आपका मॉड सी आएगा दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू मैं लगाता हूँ। जबकि प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, जरा देखो। प्रोडक्ट के केस में सपोज अगर आपके पास एक मैट्रिक्स सी है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ऑब्वियसली सारे स्क्वायर होनी चाहिए तभी हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये बात साइड बाय साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जब दो मैट्रिसेस आपस में ऐड होती हैं तो उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स आपस में बराबर नहीं होते हैं इन जनरल, ठीक है। एग्जैक्ट रिलेशन कल बता चुका हूँ बट
मैं यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले तो ये नोट करो, और जैसे ही आप ये नोट करोगे कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन का आंसर इसी प्रॉपर्टी में छुपा हुआ है, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, आप यहाँ पर कोई और भी मैट्रिक्स करते जाओगे, जो आप यहाँ पे डिटरमिनेंट लोगे तो सबके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर आपको ये दिख जाएगा। ओके, समझे मेरी बात को सभी लोग? पहले तो बताओ ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सभी लोग इस पर ध्यान दो। सिर्फ यहाँ पे दो नहीं, कितने भी कर लो, A1 A2 A3 A4 A5 कितने भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करो तो उनके डिटरमिनेंट्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। चलिए, इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन था, इसी पे बिल्कुल बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। ये बोल रहा था कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट ए था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसका भी आंसर सोच समझ के बताना। ये आपके दिमाग की ना बेसिक एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई इसका जो मॉड ए है वो 0 है। तो सपोज इसने यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स बनाई जिसको कि हम ए स्क्वायर बोल सकते थे। ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए वाली मैट्रिक्स को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट के बारे में हमसे पूछ रहा था, तो बताओ जो डिटरमिनेंट ऑफ सी होगा, क्या ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा? समझ रहे हो? तो मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में देखो इसको लिख दिया। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए। आंसर क्या मिल जाएगा? 0। पक्का? एक क्वेश्चन और करोगे इसी तरीके का? डिटरमिनेंट 0 आएगा भाई, मैट्रिक्स नल नहीं होगी, ठीक है। डिटरमिनेंट 0 आने का मतलब नल मैट्रिक्स नहीं होता है। इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। दिस मे और मे नॉट बी नल मैट्रिक्स, दिस सी, ठीक है। सी के सारे एलिमेंट को 1 कर दोगे तब भी डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो जो डिटरमिनेंट 0 आ रहा है वो आपका नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। अब इस क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर बताना, दिमाग चलाना इस पे फटाफट। मैंने क्या पूछा है और आप क्या आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि एक मैट्रिक्स ए है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस A1 A2 A3 डॉट 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 AI, ठीक है। क्वेश्चन में इसने इतने सारे आई मैट्रिसेस A1 से लेके I तक के मैट्रिसेस का इसने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में बोल रखा है मैट्रिक्स ए जे, और यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि जो आपका जे है वो 1 से I के बीच में है। जाएगा इधर? चलो, चला जाएगा। मैट्रिक्स ए जे, और ये बोल रहा है जो आपका जे है वो 1 से I के बीच में, मतलब इनके बीच की कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। बोल रहा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ AJ इज सेम। पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट। अभिषेक सिंह बोल रहे हैं सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई, ज़्यादा तारीफ मत किया करो मेरी, नहीं तो हो सकता है मैं कोई राज की बात आपको बता दूं। अगर किसी की राज की बात आपको जाननी है तो उसकी 2-4 बार तारीफ कर दीजिए ना कुछ अपने अंदर की बात वो आपको बता ही देगा। क्वेश्चन समझ आया आप सभी को? उसने एक मैट्रिक्स दे रखा है, बोल रहा है ये मैट्रिक्स A1 A2 A3 से लेके AI तक के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स है AJ, उसने बोला इनके बीच का कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि उसके सारे एलिमेंट्स सेम है, सारे एलिमेंट्स सेम है, ठीक है। और पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बताइए। पक्का 0? कैसे 0 आ गया, कैसे आपने बताया? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें इस बात पे अग्री करना चाहिए हम सभी लोगों को कि हम सभी लोगों को इस क्वेश्चन में इस बात पे अग्री करना चाहिए कि भाई अगर हम इसके डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, सपोज अगर हम उसकी बात करें भी तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 ये A2 है ना,
ये A3, और अगर डिटरमिनेंट की उसने बात कर दी तो इन सारे मैट्रिसेस का स्क्वायर होना अनिवार्य है ना। इस बात पे कितने लोगों की नजर गई थी कि इस क्वेश्चन में उसने कहीं पर मेंशन नहीं किया था कि ये सारे के सारे मैट्रिसेस स्क्वायर होने चाहिए। ये अगर उसने डिटरमिनेंट पूछा हुआ है यहाँ से तो यहीं से बात साबित होनी चाहिए कि भाई ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात कर रहा है, यानी ए स्क्वायर होना चाहिए, और अगर ए स्क्वायर है तो ये सारे के सारे स्क्वायर होने चाहिए, तो वो अंडरस्टूड हो गया। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं पर एजे भी अपना एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पर सपोज यहाँ पर हमारा एजे भी एग्जिस्ट कर रहा था, इनके बीच में ही कहीं पे प्रेजेंट था। वो बोल रहा था कि जो हमारा एजे है मैट्रिक्स, उसके सारे एलिमेंट्स सेम है। तो इन केस अगर हम 2x2 की बात करें या 3x3 की बात करें, हम अगर सारे एलिमेंट्स को इसको के मान लें, किसी भी ऑर्डर का आप ले सकते हो, ऑर्डर उसने मेंशन तो करा नहीं है, तो अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स को सेम मान लें, इसका मतलब सारे रोज या सारे कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि इसका डिटरमिनेंट एजे का कितना हो गया, 0। और अगर एजे का डिटरमिनेंट 0 होगा तो बताओ क्या वो सबको निपटा देगा? बिल्कुल, है ना। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सोच के कर लिया था, ईमानदारी से बताइए। अगर आपने खुद से सोच के कर लिया था तो आप मैथमेटिक्स सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, उसके साथ साथ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर रहे हो कि हर एक प्रॉपर्टी को रिलेट कैसे करना है, सोचना कैसे, थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करना है। देखिए मैथमेटिक्स तो हर कोई पढ़ लेगा, सबको प्रॉपर्टी पता होती है, बट अगर आप उन प्रॉपर्टीज को एक नए क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हो, एक सोच पा रहे हो कि अच्छा ये क्या डेटा किया गया, क्या मेंशन किया गया, इन सारे नोटेशन से घबरा नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके चल रहे हो अपनी मैथमेटिक्स की जर्नी को, समझे। हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद अब हमें चलना चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो बहुत सिंपल है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट हमेशा नल आएगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या देता है, जीरो दे देता है, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। सिमिलर बेसिस पे अगर हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो वी विल गेट द सेम रिजल्ट, या आइडेंटिटी में सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बताइए क्या ये प्रॉपर्टी हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कल आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ने के दौरान ही डिस्कवर कर ली थी? ठीक है, तो ये पहले से डिस्कवर्ड है, अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है तो हमने यहां पर इसको वापस से लिख दिया, ठीक है। ओके, परफेक्ट, चलो बहुत ही बढ़िया। आई थिंक बहुत सिंपल है, आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग डीप ब्रीथ करो। प्रॉपर्टी नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है वहां से जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से इसको देखो और बताओ कि क्या आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 पढ़ने के लिए रेडी हो? तो रेडी लिखेंगे चैट बॉक्स में। जब रिलैक्स हो जाएंगे, माइंड रिलैक्स होना चाहिए, तभी 10वीं प्रॉपर्टी समझ में आएगी। अगर माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, कोई कमेंट करने में लगा हुआ है, कोई किसी चीज में लगा हुआ है, तो भाई 10वीं प्रॉपर्टी नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। अरे मेरे भाई पढ़ लो पढ़ लो, मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक है। दुनिया भर के सोशल मीडिया डिस्कवर हो गए, आपको एक ही जगह चैट करनी है, यूट्यूब के लाइव क्लास के चैट बॉक्स में, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में कोई भी उल्टे सीधे कमेंट ना लिखे और पूरा फोकस यहाँ पर रखे, ठीक है। क्योंकि अगर उल्टे सीधे कमेंट यहाँ पे लिखोगे तो हो सकता है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ और मैं भूल जाऊँ भाई, ठीक है। और अगर मैं भूल गया, और जनरली क्या होता है कि पिछले 8-9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि जो मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ ना, वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब आप देख लो यार कैसी किस्मत भिड़ी हुई है मेरी और एग्जाम के साथ, कि कुछ डिस्टरबेंस होती है और मैं कुछ भूल जाता हूँ बताना, और वही चीज़ वो पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इस चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा लॉस हो जाता है सभी लोगों का, आपका भी मेरा भी। चलिए, तो अब क्या करते हैं, 10वीं प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। रेडी एवरीवन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 10वीं प्रॉपर्टी में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिसेस हम लेके चलते हैं, अगर हम दो मैट्रिसेस लेके चलते हैं और इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज तो बहुत ऑब्वियस है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि भाई ये भी नल मैट्रिक्स हो, ये भी नल मैट्रिक्स हो, दो नल मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट भी नल आ जाएगा। तो केस 1 में तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप बोलोगे सर आपने तो फालतू में ही हवा बना रखी थी, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया रिजल्टेंट नल आ गया। तो हो सकता है कि दोनों ही नल मैट्रिसेस हो, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज कि ये दोनों नल मैट्रिक्स हो जाए। चलो डन है। केस 2 पे आते हैं। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका और इनका प्रोडक्ट अगर नल आ रहा है तो ए तो नल मैट्रिक्स ना हो, एक ऐसा मैट्रिक्स हो जो नल नहीं हो और बी नल हो जाए, तब भी क्या प्रोडक्ट आपका नल मैट्रिक्स आएगा? बताइए जरा,
तो आप बोलोगे हाँ सर सेकंड वाला भी ऑब्वियस बात है, इसमें भी कोई नेचुरल इसमें भी नेचुरल सी बात है, कोई इसमें अलग सी बात तो है नहीं, है ना। इनफैक्ट तीसरा केस भी आप लोगों के दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक कर गया होगा कि आप बोलोगे सर ए को नल ले लो, बी को नॉन नल कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ए नल हुआ तो भी वो बी को निपटा के नल बना देगा। यानी कि पहले 3 केसेस में तो कोई नई बात है नहीं, पहले 3 केसेस में मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है। तो ये पहले 3 केसेस अगर आपको क्लियर है तो आप बताइए। मैं केस 4 पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूं कि केस 4 में क्या एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है, ठीक है ना, ऑब्वियस है। चलो पक्का डन कर लें, चलिए डन कर लिया इसको। आइए जरा केस 4 में देखते हैं। देखो यहां तक आने के बाद इसको अभी सुकून नहीं मिला है, ये बोल रहा है कि अब चौथी वाली पॉसिबिलिटी बताओ भाई। चौथी वाली पॉसिबिलिटी में 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है, बट यहां पर ए भी आपका नल मैट्रिक्स नहीं है और बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। अब क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। मतलब ये बोल रहा है कि सपोज ए भी एक नॉन नल मैट्रिक्स, कुछ भी एलिमेंट आप उसके अंदर लिख लो 1 2 3 1 वॉटेवर, है ना। बी भी एक नॉन नल मैट्रिक्स, कुछ भी लिख लीजिए आप उसके अंदर 1 -1 0 0 जो भी आपको लिखना है। बोल रहा है अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें और रिजल्टेंट नल मैट्रिक्स आ जाए तो क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी पे आप कोई स्पेसिफिक कॉमेंट कर सकते हो, उस पर कुछ अलग सा एक हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आइए देखते हैं उसमें हम क्या अलग सा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, देखिए हम मान के चल रहे हैं हमारा जो ए है और जो हमारा बी है ये हमारे नॉन नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये खुद ही बोल रहा है कि भाई वो नॉन नल आप लेके चलिए, तो ये भी हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी हमारा नल मैट्रिक्स नहीं। बहुत ध्यान से सुनते रहना, है ना, मैंने बोला ना अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, तभी इसको हम लोग क्रैक कर पाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। चलो तो हमने बोला कि ठीक है ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स बी हो गया, मल्टीप्लाई करा हमको मिल गया यहाँ पे नल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करूँ, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है आपके पास ए डॉट बी एक सिंगल एंटिटी है, इसके बाद आप कुछ मल्टीप्लाई करिए, है ना। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये ए डॉट बी प्रेजेंट है, इसके बाद अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये ए डॉट बी को तो ऐसे ही रहने दिया और मैंने इधर बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इधर बी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो देखो मैंने 0 के बाद ही लिखा हुआ है, समझ गए। तो यहां से आपका एक नए टर्म से नाता जुड़ा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब अगर कुछ LHS इक्वल टू RHS लिखा हुआ है तो आप LHS में अगर बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो RHS में भी बाद में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको लिखा A, यहाँ पर मैंने कर दिया B और यहाँ पर मैंने कर दिया B इनवर्स, ठीक है। देखिए नल मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्टेंट हमेशा क्या मिल जाएगा, नल मिलेगा। बी इंटू बी इनवर्स अगर किसी को अभी नहीं पता है तो आगे चल के मैं बताने भी वाला हूं कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट हमेशा आपको क्या मिल जाता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको हमेशा एक रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा आई। तो देखिए यहां से आपको क्या मिला, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया ए, बी इंटू बी इनवर्स मिल गया आई और ये मिल गया आपको 0। किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लिकेशन होता है क्या वो सेम मैट्रिक्स में रिजल्ट करता है, कल से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहां से मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। पहले तो आप लोग इस कैलकुलेशन पे कन्विंस हो जाइए, अगर कन्विंस है तो मैं कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूं। पहले तो आप कैलकुलेशन पे कन्विंस होइए कि सर कैलकुलेशन क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए और बी नॉन नल मैट्रिसेस थे, ठीक है। यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट नल आ रहा था, मैंने क्या करा कि भाई दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि जो आपका मैट्रिक्स ए है वो नल मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, क्लियर है ना। अब जरा देखिए यहाँ पर अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को एक नज़र से देखने की कोशिश करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स आना चाहिए, जबकि आपने बोला ही है कि भाई मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, है ना। आपने शर्त यही लगाई थी कि मैं ए डॉट बी इक्वल टू 0 को एनालाइज करना चाहता हूं अंडर द कंडीशन कि हमारा ए नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करा आपको मिल गया ए इज नल मैट्रिक्स, है ना, यही तो मिला आपको, ए इज नल मैट्रिक्स।
तो बताइए ये जो रिजल्ट आ रहा है ये वैलिड है या इनवैलिड रिजल्ट है? तो आप बोलोगे ये रिजल्ट तो इनवैलिड है, ये तो इनवैलिड रिजल्ट आया है ना। तो अब देखने की कोशिश करते हैं, अगर ये रिजल्ट इनवैलिड है तो ये रिजल्ट आया ही क्यों? ये रिजल्ट आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि आप दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब दोनों साइड आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 110% ये रिजल्ट तो आना ही आना है, बी इंटू बी इनवर्स आई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये रिजल्ट ए इक्वल टू जीरो तब नहीं आ सकता था जब आप दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ही ना पाओ, और जब आप दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ही ना पाओ ये तो तभी हो सकता है जब बी इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे। जब बी इनवर्स एग्जिस्ट ना करे इसका मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स बी होना चाहिए उसका इनवर्स ही पॉसिबल ना हो। अगली प्रॉपर्टी में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है तो उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो ये बात नोट कर लो। अगली प्रॉपर्टी अपने इनवर्स वाली है, वहां पे डिटेल में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हमेशा याद रखिए कि दुनिया में जितनी मैट्रिसेस हैं सबका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। जिन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जीरो होता है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिन मैट्रिसेस को सिंगुलर मैट्रिक्स आप बोलते हो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक बार वापस से क्विकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। ए और बी नॉन नल मैट्रिसेस थी, हमने क्या किया, ए बी इक्वल टू जीरो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन था, दोनों साइड हमने बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया, रिजल्टेंट मिला ए इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू जीरो रिजल्ट एक इनवैलिड रिजल्ट है। ये रिजल्ट आ क्यों रहा है? क्योंकि आपने दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। तो ये रिजल्ट तब नहीं आ सकता था या पॉसिबल नहीं हो सकता था जब ये बी इनवर्स दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बी इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा या ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। समझे मेरी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? चलो एक काम और कर लेते हैं, एक काम और करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन्स पे आते हैं। ठीक है, इसके कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स के टर्म्स में मैं पूछूंगा। ठीक है, आइए एक बार सेम कंसेप्ट प्री मल्टीप्लीकेशन में लगाकर देखते हैं कि प्री मल्टीप्लीकेशन हमको क्या देता है। देखिए ये बोल रहा है ए हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है, बी हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है, बावजूद इसके ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है इसके बावजूद, है ना। तो अगर अब मैं प्री मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मैं इसको एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट कर लेता हूं। ठीक है, ए और बी को देखो मैंने एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट कर लिया। प्री मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो इधर मैंने ए इनवर्स लगा दिया। इस वजह से मैं इधर भी ए इनवर्स पहले ही लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पर डॉट जीरो लगाऊंगा। देखिए ज़रा, यहाँ से जो ए इनवर्स और ए आपको दिख रहा है इसको जब आप साथ में लिखोगे तो ये क्या वापस से आइडेंटिटी बन जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में नल को मल्टीप्लाई करोगे आपका नल ही रहेगा। ए इनवर्स इंटू ए आपका ये आई हो जाएगा, यहाँ से आपको बी दिख जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जीरो। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन सेम मैट्रिक्स में रिजल्ट करता है तो मैट्रिक्स बी हो जाएगा नल मैट्रिक्स के बराबर, है ना। तो बस यहाँ से देखो क्या ये रिजल्ट वैलिड है या इनवैलिड है। आप बोलोगे सर ये रिजल्ट तो इनवैलिड हुआ। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स बी तो आपका नल होना ही नहीं चाहिए था। यही हमारी प्राइमरी और फोरमोस्ट कंडीशन थी। प्राइमरी और फोरमोस्ट कंडीशन यहाँ पर फेल हो गई। ये मैट्रिक्स बी इक्वल टू जीरो आया क्यों? क्योंकि आपने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ये रिजल्ट कब नहीं आ सकता था? जब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि जो आपका मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट जीरो होता, यानी कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता। ठीक है एवरीवन, जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। बट आई थिंक इतने डिस्कशन के बाद अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आपको ये पूरा डिस्कशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं उससे पहले मैं आपको इसलिए रिमाइंडर देता हूँ कि ध्यान से सुनो, सुनने पे फोकस करो। एक ही चीज़ को मैं 10 बार बोलता हूँ कम से कम, सो दैट आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अगर आपने सुना होगा तो अब आपको डिस्कशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं कैसे कंक्लूड कर सकता हूँ? जरा उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको लगता है वो स्टेटमेंट गलत है तो आप अपने एंड पे वेरीफाई करिए उसको। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन नल मैट्रिसेस इज a null matrix only when both A and B are singular matrices। मतलब ना तो A इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना तो B इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा
तो वो 110% क्या करवा देगा, मैट्रिक्स बी को नल करवा देगा, जबकि हम नल तो चाहते नहीं। अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या करवा देगा, मैट्रिक्स ए को नल करवा देगा, ये हम नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या ए और बी दोनों का सिंगुलर होना आवश्यक है? बिल्कुल भाई, दोनों स्ट्रिक्टली सिंगुलर होने चाहिए, दोनों का डिटर्मिनेंट स्ट्रिक्टली जीरो होना चाहिए, ए का भी बी का भी, दोनों का साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक आप बोल दोगे कि सर देखिए पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में ए का तो हो गया ना, चलेगा। इसका मतलब आप यहां पे ये बोलना चाह रहे हो कि भाई बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ठीक है, बट अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो चल जाएगा। देखो अगर आप ए इनवर्स को एग्जिस्ट करा रहे हो तो भी वो बी इक्वल टू जीरो को हमेशा जनरेट कर देगा ना। तो हमेशा इस प्रॉपर्टी में ना तो हम ए इनवर्स का एग्जिस्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही हम बी इनवर्स का एग्जिस्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों का ही डिटरमिनेंट जीरो करना पड़ेगा, या फिर दोनों मैट्रिसेस को ही सिंगुलर मैट्रिक्स बोलना पड़ेगा। सो आई होप ये बात हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई। अब जरा एक फ्लो चार्ट देखिए और बताइए क्या इसी फ्लो चार्ट को हम लोग इतनी देर से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी उसको जीरो नहीं बोलेगा, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स से कब कब हो सकता है, दोनों नल हो, दोनों में से एक नल हो। अगर दोनों ही नल नहीं है तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर दोनों ही नल नहीं है तो उस केस में प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब ए और बी दोनों सिंगुलर हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो हो, या आप ऐसा बोलिए इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी शुड नॉट एग्जिस्ट। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीनों स्टेटमेंट्स पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। पढ़ो फटाफट। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स कब कब आ सकता है, दोनों नल हो जाए, दोनों में से एक नल हो, और अगर दोनों ही नल नहीं है तो दोनों मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, दोनों सिंगुलर होने चाहिए, या ऐसा बोल सकते हो दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन करवा दें आपको, ठीक है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन रहेगा, सोचने समझने की शक्ति अभी बची हुई है। ये ले गया सारा का सारा इंस्टाग्राम रील्स, किधर सोचने समझने की शक्ति तो नहीं बची है, करवा दो आप ही। चलो चलो मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लो, ये स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। बस सोचना है उस क्वेश्चन में, आंसर अपने आप आ जाएगा। पढ़ो फटाफट ये स्टेटमेंट, ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन नल मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ बोथ मैट्रिसेस आर सिंगुलर मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत मजेदार कंक्लूजन, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। करोगे, चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ के एक बार डन कर लो कि सर ये स्टेटमेंट क्लियर है, आप सवाल करवाइए, सवाल करते हैं साथ में। सोचने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सोच समझ के आंसर देना रहेगा। पढ़ लिया, चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है, इसको क्या हो गया, एक मैट्रिक्स ए है जो कि तीन मैट्रिसेस का ठीक है, जो कि तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट के बराबर है। एक मैट्रिक्स बी है तुम्हारा जो कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, बी वन और बी टू के प्रोडक्ट के बराबर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब भी हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट हमको मिल रहा है नल मैट्रिक्स, ठीक है, रिजल्टेंट मिल रहा है नल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में देखो एक एक ऑप्शन हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर वन,
तीसरा, ये क्वेश्चन यही मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स। चलो देखते कितनी क्षमता बची आपके अंदर सोचने समझने की। चलो रिलेट करो, सोचना है बस, है ना, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भाई डिटरमिनेंट की बात हो रही तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना यार, क्या बात कर रहे हो यार। हर्ष कुमार मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, जब भी डिटरमिनेंट की बात होती है तो वहां पे जब भी डिटरमिनेंट की बात होती है तो वहां पे मेरे भाई हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है। सब जगह पे डिटरमिनेंट की बात हो रही है ना। चलो सोच समझ के बताओ। एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। सोच समझ के, मैंने बोला ना टाइम लेके बताओ। जितने भी लोग बी सी डी, भाई मैं बोल रहा हूँ सोचो, तो सोचना है ही नहीं, बी सी डी बस। अरुण कुमार बोल रहे हैं सर सारे सही होंगे, शिवानी बोल रहे हैं सारे सही होंगे, रिया सिंह बोल रही हैं ABCD हो जाएगा, टाइटन बाबू ठीक है, ऑल करेक्ट वाले भी हैं कुछ प्राणी। हाँ ट्रू ही बताना भाई, ट्रू ही बताना है, इसमें बताना है कि ये चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है यार आप लोग भी ट्रू ही बताना होगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। ट्रू स्टेटमेंट्स। चलो ये देखो अब सारे आ गए, सारे ट्रू हो जाएंगे सर। 1 2 3, 1 2 4, एक ने बोला सर 3 नहीं होगा, 1 2 4 आप सिर्फ ले लीजिए। गौरव गिरी, चलो ऑल ट्रू ऑल ट्रू। आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। देखिए मेरे ख्याल से 2 3 4 में तो कोई डाउट ही नहीं है ना। ये बोल रहा है ए और बी मैट्रिक्स नल आना चाहिए, तो अगर एक भी नल हो जाए तो भी अच्छी बात है ना, दूसरा नल हो जाए तो भी अच्छी बात है, दोनों नल हो जाए तो भी अच्छी बात है। तो 2 3 4 में तो कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। 2 3 4 तो डन है। अगर किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है या किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो ए वाले ऑप्शन में होना चाहिए। और मेरे कहने का मकसद यही था कि कितने लोग ऐसे हैं जो ए वाला ऑप्शन डिकोड कर पाते हैं। आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं ए वाले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है। ए वाले ऑप्शन में बोल रहा है कि ए और बी दोनों नॉन नल मैट्रिसेस हैं। मुझे बताइए अगर ए और बी दोनों नॉन नल मैट्रिसेस हैं तो दोनों का प्रोडक्ट नल कब आ सकता है, बोलो। अभी भी आप पढ़ के आ रहे हो, दो नॉन नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल तभी आ सकता है जब दोनों सिंगुलर हो, जब दोनों का डिटरमिनेंट 0 हो। आइए जरा डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके यहां पर देखते हैं, ठीक है। यही तो बोलना चाहता है वो। तो अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम देखें ए का डिटरमिनेंट, बताओ यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा A1 A2 और A3 के बराबर। देखो लकीली उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि A2 का डिटरमिनेंट 0 है। भाई अगर A2 का डिटरमिनेंट 0 है तो सबको निपटा देगा। इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते थे कि हाँ ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। बोलो कितने लोगों ने इतना सोच लिया था भाई। कितने लोगों ने ये सोचा था। सिमिलरली सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में उसने डिटर्मिनेंट ऑफ B2 की बात करी थी। हमें B2 से थोड़ी मतलब, हमें तो B से मतलब है, तो हमने B कैलकुलेट किया। इसका डिटर्मिनेंट मिला B1 इंटू B2, ये मिल गया 0। तो ठीक है, इसका मतलब B भी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो नॉन नल मैट्रिक्स होते हुए भी दोनों का प्रोडक्ट नल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। अभी अभी जस्ट आप प्रॉपर्टी देख के आ रहे हो, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके कर लिया था सभी लोगों ने। अच्छा जिन लोगों ने 2 3 4 आंसर दिया था, अब वो कन्विंस्ड है कि हाँ सर 1 भी सही होना चाहिए था, हमसे गलती हो गई, बोलो।
ठीक है, कोई बात नहीं, लाइव क्लास में अगर हम एक आधा स्टेटमेंट नहीं समझ पाते कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि सर 2 3 4 तो हमने कर लिया था, 1 जल्दीबाजी में सोचा नहीं, बट अब अगर आप बता रहे हो तो अब समझ में आ रहा है कि ए और बी नल मैट्रिसेस हैं, दोनों का प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता था जब ए बी सिंगुलर हो बी बी सिंगुलर हो। बस ये टेस्ट करना था कि क्या ए सिंगुलर है, उसके लिए ए का डिटरमिनेंट निकाला, जीरो आ गया, बी का डिटरमिनेंट निकाला, जीरो आ गया, इसका मतलब दोनों ही सिंगुलर थे, तो यस ए ऑप्शन इज या फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, हाँ, ऑल वाले प्राणी बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, कुछ लोग नहीं दे पाए थे, बट आई थिंक उनको ये स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए, बट आई थिंक अब ये डिस्कशन आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक इस चीज़ को टेस्टिफाई भी कर लेते हैं। ज़रा देखिए, पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब जिसको पिछला क्वेश्चन देखना वो वापस से देखेगा, ठीक है। गूगल वाली स्टोरी आपको सुनाई हुई है, जितनी बार देखना सॉल्यूशन जाके देखो। जो जो क्वेश्चन मैं पूछता जा रहा हूँ वो मुझे बताते जाइए। मैट्रिक्स ए मुझे बताइए नल है या नॉन नल है, बोलो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में। तो आप बोलोगे सर ये तो नॉन नल मैट्रिक्स है, परफेक्ट। दूसरा देखिए मैट्रिक्स बी यहाँ पर नल मैट्रिक्स है या नॉन नल मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर ये भी नॉन नल मैट्रिक्स है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों ही नॉन नल मैट्रिसेस हैं। जरा एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई फटाफट करो, देखो क्या रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। 1 0 -1 0, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो रिजल्टेंट आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक नल मैट्रिक्स यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मिलनी चाहिए, मिल रही है यहाँ पर सभी लोगों को एक नल मैट्रिक्स रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट हमको मिल गया है नल मैट्रिक्स, है ना। अब जरा एक चीज आप मुझे बताइए, अगर ये नल मैट्रिक्स आ रहा है तो क्या आप आंख बंद करके बोल सकते थे कि सर ये नॉन नल था, ये नॉन नल था, प्रोडक्ट नल आ रहा है, तो पक्की बात है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए था एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो होना चाहिए था, बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक है। कितने लोग ये बात पक्की तरीके से बोल सकते हैं कि सर ये दोनों जीरो होना ही चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर ये दोनों जीरो होना चाहिए था तो एक बार चेक करके देख लो, चेक करो, ये भी आपको सही मिलेगा, ये भी आपको सही मिलेगा ना। तो एक क्वेश्चन से भी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा दी मैंने, ठीक है। तो बाय यूजिंग अ क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं और हम इस पे कन्विंस भी है कि सर अब तो ये कभी नहीं भूलेगा कि अगर दो नॉन नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिसेस सिंगुलर हो, समझे, दोनों मैट्रिसेस सिंगुलर हो, अदरवाइज ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, करेक्ट। चलो ये क्वेश्चन था, कल मैंने अपने मन से बना के क्वेश्चन करवा दिया था, बट ये क्वेश्चन आपका था जो गेट में पूछा गया था, तो इसका आंसर बता दो। मल्टीप्लिकेशन का आखिरी क्वेश्चन है, फिर इनवर्स का कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है क्या, m क्रॉस m प्लस 5 n क्रॉस 11 माइनस n। मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख देता हूँ, m और n की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, कल मुझे इसका डेटा याद नहीं था एग्जैक्टली और ये आपका n क्रॉस 11 माइनस n, ठीक है। ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी, m और n निकालो यार फटाफट निकालो, आंसर बताओ। वाइसी वर्सा कहाँ मैंने बोला यार ट्रू हो जाएगा, वाइसी वर्सा कहाँ मैंने बोला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो जितना बोला है उतना ही स्टेटमेंट आपको लेके चलना है, वाइसी वर्सा का कोई यहाँ पे लॉजिक बनेगा ही नहीं, समझे। वाइसी वर्सा में क्या बोलोगे कि दो मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हैं तो वो हमेशा एक नॉन नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नल मैट्रिक्स भी सिंगुलर हो सकती है। चलो देखते हैं, तो भाई जितना बोल रहा हूँ उतना ही सुनना है, ठीक है। अगर मैंने नहीं बोला है कि रेसिप्रोकली या इनवर्स ट्रू होगा तो इसका मतलब वो नहीं होगा। मैंने बताया ना आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट करवाया था आपसे, तो जो आप सोच रहे हो भाई ना वो मैं सोच चुका हूँ, ठीक है। ठीक है चलो, पहला इन दोनों को बराबर कर लो, m प्लस 5 बराबर n, दूसरे में बी ए निपटा दो यहाँ से, b और a, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है डिस्कशन, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो,
और एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता है, फिर आप बोलते हो कि सर लीनियर अलजेब्रा से पता नहीं क्या पूछा था, कुछ समझ में, क्योंकि बेसिक आपने पढ़ा ही नहीं, रिलेट ही नहीं करा चीज़ों को। ठीक है, दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे की कैलकुलेशन आप करो, किसी महान व्यक्ति ने कैलकुलेट कर लिया हो तो बता दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। किसी ने निकाला, m की वैल्यू 3 बोल रहे हैं, n की वैल्यू 8 बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ठीक ही बोल रहे होगे आप लोग। ठीक है, चलो ये आप लोग खुद से कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेना, दो इक्वेशन दो अननोन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब बताओ, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ठीक ठाक कुछ अमेजिंग चीज़ें आप लोगों को पता चल गई, इसको बस रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है। अच्छा, आज जो डीपीपी सेशन होगा उसमें भी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा, जो भी पीछे बताया, नॉन नल वाले, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बनते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब अगले मैट्रिक्स को देखने की कोशिश करते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। ओके, तो उसके बारे में भी चर्चा करना शुरू करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, शॉर्टकट्स कौन कौन से होते हैं, सारी बातों पे आइए डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सेम स्टेटमेंट को मैंने रिपीट किया था, यानी कि अगर सबसे पहले हम किसी मैट्रिक्स के इन्वर्ट होने की बात करते हैं, उसके इन्वर्टिबल होने की बात करते हैं, उसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो वो स्क्वायर होना चाहिए, साथ के साथ उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है या वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उन केसेस में आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि भाई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ कंडीशनल प्रॉपर्टी, हमेशा ये कंडीशनल होती है, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। सबसे पहले कंडीशन वेरीफाई करनी होगी कि क्या उसका डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो इन्वर्स विल नॉट एक्सिस्ट। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को पिक्चर में लेके चलते हैं, तो अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। बोलो हाँ या ना, देखो इसको, कर जाएगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट, बिल्कुल कर जाएगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 के मैट्रिक्स को 2x2 के इन्वर्स से करोगे मल्टीप्लाई, रिजल्टेंट आपको 2x2 का आइडेंटिटी मिल जाएगा। 3x3 के मैट्रिक्स को 3x3 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये जो सिंबल होता है, कई कई किताबों में ए इन्वर्स अंदर लगा देते हैं, ठीक है, और कई कई किताबों में ये इन्वर्स बाहर लगा देते हैं। तो एग्जामिनर दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकता है। ठीक है, हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते कि भाई आपने कौन सा सिंबल यूज किया। तो इन्वर्स के ये दोनों सिंबल्स यूज होते हैं, दोनों के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। कभी कभार वो अंदर इन्वर्स लगा देता है, कभी कभार वो बाहर इन्वर्स लगा देता है। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात को, याद रखोगे ये दोनों बातें। ठीक है, चलो, तो ये दोनों सिंपल सी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, परफेक्ट। चलिए जरा कुछ यहाँ पर बातों की चर्चा करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो पक्की बात है कि जो बी होगा वो ए का इन्वर्स होगा, या जो ए होगा वो बी का इन्वर्स होगा, क्योंकि दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो 110% ये दोनों आपस में इन्वर्स का रिलेशन बना रहे होंगे। आइए उस चीज़ को एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले प्री मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ये सारे टर्म्स से अभी आप लोग फैमिलियर हो। ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन में देखो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास था आई, अब मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। प्री का मतलब ये जो आपको पूरा बंच दिख रहा है ए बी का, इसके पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ए इनवर्स आई कर लिया। ठीक है, अब बताओ यहाँ से क्या मिलेगा आप सभी लोगों को। देखिए ए और ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई हो जाएगा, तो ये हो गया आई इंटू बी। यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इनवर्स इंटू आई। आई के मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब तो होता नहीं है, ये सेम मैट्रिक्स में हमेशा रिजल्ट करता है, तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए इनवर्स। यही हम भी बोल रहे थे, है ना, हम लॉजिकली बोल रहे थे, मैथमेटिकल भी सेम चीज़ को हमें वेरिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्लियर है ना।
तो प्री मल्टीप्लीकेशन जैसे ही हमने करा, हमने इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर दिया कि ठीक है भाई, जो तुम्हारा बी है वो ए का इन्वर्स है। एक बार आप लोग एक बार पोस्ट मल्टीप्लीकेशन खुद से कॉपी पे करके देखो, जैसे हो जाएगा डन करना, फिर मैं आप लोगों को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन एक बार आप करके देखो, क्या दूसरा स्टेटमेंट भी हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो दोनों आपस में इन्वर्स का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। आप बी इक्वल टू ए इन्वर्स भी बोल सकते थे, ए इक्वल टू बी इन्वर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। करो स्टैब्लिश इसको। हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो अब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की बारी है। ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बी इनवर्स का करोगे तो ये हो जाएगा आई इंटू बी इनवर्स, करेक्ट है। बी इंटू बी इनवर्स आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये होगा ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू बी इनवर्स। आई दोनों साइड से मल्टीप्लाई होके आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर मैट्रिक्स में रिजल्ट करवा देंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कभी कभी एग्जाम में आता है, इस स्टेटमेंट को भी अच्छी तरीके से आप प्रोसेस करिएगा। दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मतलब वो दोनों आपस में इनवर्स का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। दोनों ए इक्वल टू बी इनवर्स लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन, बी इक्वल टू ए इनवर्स इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। प्री मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसा करना है कि आप यहाँ पे आइडेंटिटी बना पाओ। तो अगर इधर ए लिखा हुआ है तो ए इनवर्स ही करोगे ना, बी इनवर्स से करके करोगे क्या, कुछ स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। सिमिलरली पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में बी इनवर्स का क्यों कर रहे हो, ताकि बी इंटू बी इनवर्स आई में रिजल्ट करें, सो दैट ए इंटू आई को आप ए लिख पाओ इवेंचुअली, ठीक है। तो वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई प्री मल्टीप्लिकेशन में कौन सा टर्म यूज करें, पोस्ट में कौन सा करें, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई इनवर्स मैट्रिक्स की। आइए दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनवर्स मैट्रिक्स की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखिए ए इंटू बी, अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स लिख दो। सिमिलरली अगर हम तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स ले रहे हैं तो इन तीनों के इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बट ऑपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। सिमिलर तरीके से इसका देखो, जैसे मान लो अगर हम चार मैट्रिसेस लेके चल रहे हैं ए बी सी डी, हमने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका इनवर्स ले रहा हूं तो इसको आप क्या लिखोगे, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ओके। ऐसा आसान है। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। चलो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में एक्चुअल में हम देखना चाहते हैं कि हम इनवर्स की कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, कन्वेंशनल मेथड, एक शॉर्टकट मेथड होता है, दोनों हमको आने चाहिए, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड भी आना चाहिए और शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन में देखने से पहले आप एक बार नोटिस करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखने से पहले एक बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दी गई है ना, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो क्या आप उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर की कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ A11, A12, A21, A22, ऐसा करके मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार A11 का माइनर कैलकुलेट करो तो आप कर लोगे, A11 के करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को निपटा दोगे, बाकी जो बच्चा कुछ डिटरमिनेंट होगा उसको कैलकुलेट कर लोगे। फिर मैं आपसे बोलूँ A12 वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर बताइए, माइनर का मतलब उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को आप क्या करेंगे, निपटा देंगे, और उसके बाद एक एलिमेंट आपका बचेगा, उस एलिमेंट को आप चूज कर लेंगे। माइनर की बात कर रहा हूँ, कोई फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो माइनर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सपोज अगर हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेके चलते हैं तो 3x3 के मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को आप हटाइए और जो भी 2x2 का डिटरमिनेंट दिख रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो माइनर सॉल्व करना हमको आता है। अब मुझे बताइए, अगर एक बार आपने माइनर सॉल्व कर लिया तो क्या आप किसी भी मैट्रिक्स की एक माइनर मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी कि A11 का जो माइनर है उसको आपने A11 से रिप्लेस कर दिया, A12 का जो माइनर है उससे आपने A12 को रिप्लेस कर दिया। तो एक मैट्रिक्स से क्या आप एक उसकी माइनर मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। आप बोलोगे जी हाँ सर कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक बार माइनर मैट्रिक्स मिल गई तो क्या आप वहां से को फैक्टर मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये तो और भी आसान काम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई कर देंगे। A11 में -1 की पावर 1 + 1 कर देंगे, A31 में -1 की पावर 3 + 1 कर देंगे,
ठीक है, तो अब ये जर्नी एक बार समझने की कोशिश करना। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट A11 का जो माइनर आया उसको A11 से रिप्लेस कर दिया, A12 का जो माइनर आया उसको A12 से रिप्लेस कर दिया। माइनर मैट्रिक्स मिला, माइनर मैट्रिक्स को इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म कर देना आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स में। अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रही है, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लो तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसको बोला जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की पूरी जर्नी समझ में आई। एडजॉइंट कैसे आपको ऑब्टेन करना पड़ता है। एक गिवन मैट्रिक्स है, हर एक एलिमेंट को उसके माइनर से रिप्लेस करो, हर एक माइनर को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करो, -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज जब ले लोगे तो बोला जाता है कि हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, अगर आप नोटिस कर पाए तो देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, माइनर मैट्रिक्स आप लोग निकाल सकते हो, तरीका आपको पता है, फर्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। माइनर से कोफैक्टर तक कैसे जाओगे, हर एक माइनर में -1 की पावर i प्लस j मल्टीप्लाई करके, उसके बाद जैसे आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, और अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा अपना मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ये जर्नी एक बार जल्दी से दिमाग में क्विकली क्या करो, सम अप करो, फटाफट सम अप करो इस जर्नी को जल्दी से। एक क्वेश्चन करते हैं, पहले कन्वेंशनल मेथड से करेंगे उस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद शॉर्टकट पे हम लोग आएंगे। डन है, सभी लोग लिखो यार, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। डन है कि हाँ सर ये दिमाग में बैठ गया। एक क्वेश्चन करवा दीजिए, फिर शॉर्टकट पे आते हैं डायरेक्टली। चलो डन है, परफेक्ट। अब देखो इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है इसका इनवर्स कैलकुलेट करो। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं माइनर की बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं माइनर मैट्रिक्स की यहाँ पर बात करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ m, आप मुझे बताते जाना मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। इनफैक्ट मुझे क्या करना चाहिए ना, सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी इन्वर्स निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है पहला स्टेप होना चाहिए डिटरमिनेंट कैलकुलेशन का। चलो डिटरमिनेंट इसका निकाल के बताओ, फिर माइनर माइनर पे आते हैं। डिटरमिनेंट यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 - 2 1। ऑब्वियसली दिस इज नॉन जीरो, तो मैं बोल दूंगा कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। चलिए अब स्टेप 2 पे आते हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 पे माइनर मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। माइनर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे हर एक एलिमेंट को उसके माइनर से रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, आप लोग वेरीफाई करते जाइए। ठीक है, सपोज अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को तो मैं निपटा दूंगा। बचा क्या, 3, तो क्या मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, बोलो समझे। ठीक है, अब देखो मुझे -2 को उसके माइनर से रिप्लेस करना है, तो ये -2 इसको निपटा दिया मैंने। बचा क्या, -1, तो मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ। हर एक एलिमेंट को उसके माइनर से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इसको देखो, इस -1 को लिया, ये और ये निपट गए। बचा क्या, -2, तो मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3 पे आते हैं, 3 पे इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये रो। बचा क्या यहाँ पर 1, तो ये हम लोगों ने माइनर मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया। मिल गई सभी को माइनर मैट्रिक्स। आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स पे आते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स में बोल रहा है कि भाई इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आप -1 की पावर i प्लस जे जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 की पावर 1 + 1 × 3 है ना, ये A11 है के करस्पॉन्डिंग है। ये -1 की पावर 1 + 2 × -1, ये -1 की पावर 2 + 1 × -2, ये -1 की पावर 2 + 2 और ये 1। समझ गए। तो जो A11 एलिमेंट था उसमें मैंने बेसिकली +1 से मल्टीप्लाई कर दिया, A12 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, A21 में फिर से -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, A22 में फिर से +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ से आपको रिजल्टेंट क्या मिला, ये मिल गया 3 1 2 1। ठीक है, अभी भी बात बनी नहीं है। ये तो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, यहाँ से हमको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा ये जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स था, इसी का सिंपली आप क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो, तो ये 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब जाके आपको
ए इन्वर्स लिखने की नौबत आएगी। ए इन्वर्स का मतलब होता है कि जो भी आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हुआ है उसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें। इवेंचुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 था तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आप लिख सकते थे 3 2 1 1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2x2 मैट्रिक्स से ये प्रोसेस भी हमारे दिमाग में अच्छे से सेटअप हो गया होगा। और अब हमें शॉर्टकट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, ओके एवरीवन, क्लियर है? ठीक है, आई थिंक यस, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो अब शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। 2x2 का शॉर्टकट क्या होता है? जिनको नहीं पता वो देख लो, जिनको पता है वो भी देख लो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है ए, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना। डिटर्मिनेंट इसका कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, मानेंगे कि भाई चलो ये आपका जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना होता है, इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए एक तो आप ये 1/डेल्टा यहाँ पे रखो, प्रिंसिपल डायगोनल को चूज करो। प्रिंसिपल डायगोनल ये हो गया आपका। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर लो। क्या करोगे आपस में, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करना है इन दोनों एलिमेंट्स को। ठीक है, मतलब डी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स बचे हुए उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना। ये सिर्फ जो आपका शॉर्टकट होता है 2x2 के लिए वैलिड होता है, सिर्फ 2x2 के लिए वैलिड होता है। आप ये शॉर्टकट 3x3 के लिए या हायर ऑर्डर मैट्रिसेस के लिए कभी भी मत लगाइए। समझ आई बात सभी को? तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर निकाल लो, सबसे पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में स्विच करो, बाकी जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ओके क्लियर, बोलो सभी लोग। चलो इसका इनवर्स कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, सभी लोग इसका इनवर्स निकालो, आंसर बताओ। 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, इसका इनवर्स निकालो। 2x2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका इनवर्स आप लोगों से पूछ रहा है क्या आना चाहिए। इसका इनवर्स पूछ रहा है क्या आना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। क्यों भाई? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो कहां से इसका एग्जिस्ट करा दोगे भाई, ये तो स्टेप 1 पर ही फेल हो गया। अगर यहां से स्टेप 1 को देखें तो ये तो आपका स्टेप 1 पर ही फेल हो गया। यहां से देखो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, ये आ गया 0, मतलब कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और अगर ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो सिंपली आप बोल सकते हो इनवर्स डीएनई। ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स सिंगल नहीं है भाई, तुम सिंगल हो, मैट्रिक्स सिंगुलर है। ठीक है, सिंगल और सिंगुलर में बहुत फर्क होता है। सिंगुलर का डिटरमिनेंट 0 होता है, सिंगल आप हो। तभी तो इतने प्राइम टाइम में बैठ के मैथ्स की क्लास कर रहे हो, नहीं तो बैठे होते किसी कॉफी शॉप में या घूम रहे होते कहीं पे। 5 से 7 का जो प्राइम टाइम है इसमें बैठ के क्लास कौन करता है, जो सिंगल होता है भाई। ठीक है, ये सिंगुलर है मैट्रिक्स, आप लोगों से तो बेहतर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। हम्म, तो अपने दिल को ऐसे बहला लो कि भाई जो सिंगल नहीं है वो कौन सा खुश है, जो सिंगल नहीं है वो कौन सा खुश है, हम भी खुश नहीं है। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अपने दिल को बहला सकते हो, हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी इसका इन्वर्स कैलकुलेट करके बताओ क्या आ जाएगा।
इनवर्स। निकाला, हो गया। आइए जरा देखिए स्टेप वन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेप वन, ठीक है। पहले स्टेप में ही इसकी पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। डिटरमिनेंट इसका कैलकुलेट करो सभी लोग। डिटरमिनेंट इसका आप निकालोगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 4 - 6, ये मिल गया -2 के बराबर। क्या डिटरमिनेंट नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। डिटरमिनेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी आ सकता है, तो डिटरमिनेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। दिखने में मॉड जैसा लगता है बट ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। अब अगर मुझे यहाँ से ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए डिटरमिनेंट को मैंने पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ये डेल्टा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/डेल्टा। उसके बाद यहाँ पर देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। 4 को उधर, 1 को इधर, ये हो गया 4, ये 1, बाकी बच्चे कुछ एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2 -3, ठीक है। यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते थे, डेल्टा की जगह पे -2, ये मिल गया आप लोगों को 4 -2 -3 1। -2 को जरा अंदर भेजो तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा। अच्छा, ये जो 1/-2 है, जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? हम सभी लोग इस पे अलाइंड है, बिल्कुल। किसी मैट्रिक्स में जब स्केलर क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, समझे? तो हर एक एलिमेंट को आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिल जाएगा आपको -2, ये मिल जाएगा 1, ये मिल जाएगा 1.5 और ये -0.5। तो ये इसका इनवर्स कैलकुलेट होकर मिल गया। तो 2x2 का शॉर्टकट तो बहुत पॉपुलर होता है। जो लोग इसी इलेक्ट्रिकल वाले हो, जब आप लोग कंट्रोल सिस्टम वगैरह में जाओगे ना, कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल सिस्टम्स की बात करोगे तो वहाँ पे भी ये बहुत बार पिक्चर में आता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप EMFT भी पढ़ोगे वहाँ पे भी ये चीज़ पिक्चर में आएगी। तो बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी 2x2 बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है। 3x3 थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट 2x2 तो बहुत पॉपुलर होता है। मे बी अदर ब्रांचेस में भी होता हो, मैकेनिकल में, सिविल में, उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। ओके, चलो अब 3x3 का देखें। रेडी हो सभी लोग 3x3 का? चलो उससे पहले एक सवाल आप सभी लोगों से, ठीक है। एक सवाल आप सभी लोगों से, मुझे ये बताओ एक सिंपल सी चीज़ कि जैसे मान लो कोई मैथमेटिक्स का लेक्चर आप अटेंड करते हो या कोई भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हो, ठीक है। मान लो उसमें टीचर, आपने लेक्चर अटेंड किया, टीचर ने बोला कि जो DPP है वो डिस्क्रिप्शन में है, जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप नोट्स ले सकते हो। बावजूद इसके उसी वीडियो के नीचे ये कमेंट क्यों रहता है कि सर DPP कहाँ मिलेगी, सर PDF कहाँ मिलेगा, सर क्या मिलेगा? मतलब ये बस मेरा एक वो सुलझा दो, ये इसको लेके मैं बड़ा परेशान हूँ कि यार ये ऐसा होता क्यों है। तो बस मेरी एक ये उलझन सुलझा दो आप लोग, फिर 3x3 का शॉर्टकट इमीडिएटली इसके बाद डिस्कस करते हैं। जिसको पानी वानी पीना, पानी पी लो, रिलैक्स कर लो। डेली NCR में हो तो डीप ब्रीथ मत करना, बाकी लोग डीप ब्रीथ भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा माइंड फ्रेश करो। हाँ नहीं, मैं बड़ी उलझन में हूँ इस चीज़ को लेके। या तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने लेक्चर देखा नहीं, और अगर लेक्चर देखा नहीं तो ये DPP और ये टेलीग्राम सपने में तो आएगा नहीं। हाँ, कल ओपन नहीं हो रही थी, वो एक अलग इशू है कि किसी ने बोला सर ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने इमीडिएटली उसका लिंक चेंज करवाया, उसमें लिंक में कुछ प्रॉब्लम थी। ओके, मुझे क्या लगता है ना, मतलब मैं बताऊँ मुझे क्या लगता है ऑनेस्टली, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उनको बता दिया, किसी ने उनको बता दिया कि भाई मैथमेटिक्स का एक कोर्स चल रहा है, वहाँ पे DPP मिलता है और वहाँ पे कोई टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे तुमको PDF मिल जाएगा। तो क्लास तो अटेंड करना नहीं है, किसी ने बता दिया, वो दिमाग में चल रहा है, अच्छा DPP का लिंक PDF, DPP का लिंक PDF आके नीचे, चलो पूछ ही लेते हैं यार, इतनी मेहनत कौन करेगा, वीडियो कौन देखेगा। एक बार पता चल जाएगा तो वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन भी नहीं करते हैं, ना ही वो DPP को कभी डाउनलोड करते हैं, बस उनको पूछना है ये मिलेगा कहाँ पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्यों करते हो यार, ये मेरी समझ के बाहर है। या तो पढ़ लो या तो मत पढ़ो। ये कौन सा फैंटेसी है कि पता चल जाए बस कि DPP और PDF है कहाँ पे, बस ये पता चल जाए सर, आ गया मज़ा सर, शांति मिल गई, चैन की नींद आ रही है। चलिए, तो रेडी है सभी लोग? पानी वानी पी लिया आप लोगों ने? पानी पीते हो ना? वीकेंड अभी बहुत दूर है भाई। चलो चलो शुरू करते 3x3 का शॉर्टकट। मुझे बताइए आप सभी लोग, हमसे पूछ रहा है
कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करिए, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो बहुत ही आसान है। देखो ये था प्रिंसिपल डायगोनल आपका, ये था प्रिंसिपल डायगोनल, इसके एलिमेंट्स को स्विच कर लो, बाकियों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कर सकते हैं? देखो ना कितना आसान है, प्रिंसिपल डायगोनल पकड़ लिया, इसके एलिमेंट्स को स्विच कर दो, जो भी मन आए, 2 यहाँ रख दो, 0 यहाँ, 1 यहाँ, या कुछ भी कर लो ऊपर नीचे, बाकियों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं करना है यार, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? 2x2 के लिए। 3x3 या हायर ऑर्डर मैट्रिसेस के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके लिए फिर दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है, स्टेप 1 पे हमें जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करने का शॉर्टकट अपने पास ऑलरेडी था, तो देखो हमने क्या करा, 0 1 2 1 2, पहला क्वेश्चन देख लेना, अगले क्वेश्चन में आप खुद से करना, ठीक है? 3 1 1 0 1 3 1 2 1, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? बताओ इसका डिटरमिनेंट सभी लोग कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? भाई डिटरमिनेंट कैलकुलेट तो करोगे ना स्टेप 1 में, तो हमने स्टेप 1 में डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की बात करी। अब सबसे पहला एलिमेंट पकड़ के अब ये दिमाग में करना है, ठीक है? अब यहाँ पे लाइन वाइन नहीं बनानी है, अब ये दिमाग में करना है। देखो 0 9 2 11, तो डेल्टा यहाँ से हमको क्या मिला? सबसे पहले डेल्टा हमको मिल गया 11 माइनस, उसके बाद देखो नीचे से आप जाना शुरू करोगे, देखो 12 0 और 1 13, तो 11 - 13, यानी कि डेल्टा यहाँ से जो इवेंचुअली हमको मिल रहा है वो -2 मिल जा रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है? अब देखो मजे की बात इसमें यह है, मजे की बात इसमें यह है कि जब आप इनवर्स कैलकुलेट करने का शॉर्टकट लगाते हो 3x3 के लिए, तो जो आपने डिटरमिनेंट के लिए प्रोसेस किया, इस डिटरमिनेंट वाले प्रोसेस को ही जस्ट आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है? डिटरमिनेंट के लिए इतना तो करना ही करना है, एलिमेंट्स कॉपी कर लिए, फर्स्ट कॉलम कॉपी कर दिया, सेकंड कॉलम कॉपी कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी ये एंटिटी आपको दिख रही है, इसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो को उठा के एज इट इज ही नीचे छाप दो। फर्स्ट रो देखो यहाँ पर क्या दिख रही है, 0 1 2 0 1। सेकेंड रो देखो यहाँ पर क्या दिख रही है, 1 2 3 1 2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का प्रोसेस आपको आता ही था, है ना? आता ही था डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का प्रोसेस। बस हमने क्या करा कि जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो गया पूरा, तो इसकी जो पहली रो थी वो उठा के यहाँ लिख दिया, दूसरी रो जो थी वो उठा के यहाँ पे लिख दी, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कर पा रहे हैं सभी लोग इतना? अब इसके बाद क्या करना है, एक छोटी सी चीज बस और करना है, ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। देखो छोटी सी चीज और क्या करना है, इसका जो पहला कॉलम है और जो पहला रो है उसको निपटा दो। पहले कॉलम और पहले रो को जैसे आपने निपटाया, आपका इनवर्स यहाँ पर रेडी हो चुका है। मैंने बोला ना अभी नोट मत करना, जिनको नहीं आता है वो देख लो, अगले क्वेश्चन में आप खुद से करना। 1/डेल्टा यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिखना शुरू करता हूँ। 1/डेल्टा यहाँ पर लिख दिया, इनवर्स के मैं एलिमेंट डायरेक्टली लिखना शुरू करता हूँ। देखिए उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको, ये देखो यहाँ पर आपको एक 2x2 का डिटरमिनेंट दिख रहा है, बोलो 2x2 का डिटरमिनेंट, 2 × 1 -3 -1, यहाँ पर लिखिए -1, ठीक है? ओके ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो ये 2x2 का आपको दिख रहा है, 3 3 9, उसमें से 1 घटा दोगे 8। हमारा देखो सेंस क्या बोलेगा दिमाग कि भाई 8 यहाँ पर लिख दो, यहीं पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, 8 यहाँ पर नीचे लिखना है। इसका मतलब आपको एक छोटा सा कोट याद रखना है कि जब आप एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली कर रहे हो तो आपको राइट कैसे करना है, वर्टिकली, ठीक है? एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली, ऐसा करने से बेसिकली ना आप एक ही स्टेप में एडजॉइंट तक पहुंच जा रहे हो। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करके हॉरिजॉन्टली ही लिखोगे ना, तो ये सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, फिर अगले स्टेप में आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं। उससे अच्छा ये याद कर लेते हैं, एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली राइट वर्टिकली। समझे मेरी बात को? बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली एक्सपैंड करते जाएंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करते जाएंगे, यहाँ पे वर्टिकली लिखते जाएंगे। चलो अगला बताओ, 2x2 आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट 2x2 आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, चेक करो और बताओ। नेक्स्ट 2x2 आपको दिख रहा होगा 1 × 1 -6, विच मीन्स माइनस का 5। इतना आप लोग भी नोट करो, इसके बाद फिर शुरू करते हैं। एक बार अगर आपने यहां तक आपने पिकअप कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं है, है ना?
तो यहाँ पे आपने चार चार के बंचेस बना लिए, अब इमीडिएटली इसके नीचे भी चार चार के बंचेस बनाने, इतना नोट करो और डन लिखो कि सर हाँ इतना हो गया। इसके आगे की कहानी फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर? चलो डन है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, देखो इसको पकड़ते हैं अब, दिस। बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 1 × 2 -1। क्या यहाँ पर 1 लिख लें? जी हाँ। नेक्स्ट वाले को पकड़ो, इसको। यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 × 0 -6। यहाँ पर -6 कर लें। एब्सोल्युटली। यहाँ पर चेक करो, दिस 3 × 1 -0। तो क्या यहाँ पर 3 लिख लें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? देखिए 2 -1, ये 0 -6 हो गया, ये 3 0 हो गया। आया? क्लियर। चलो अब एक लास्ट वाला देख लो, जल्दी जल्दी बोलो यार, सबको क्लियर है? क्या डाउट रह गया इसमें? कुछ लोग बोल रहे नहीं आया सर। आ गया? ठीक है, चलो इसका बताओ। इसका अब जो ये नीचे वाला बचा हुआ है, 3 -4 -1। ठीक है, अगला देखिए, दिस 2 -0। यहां पर क्या आ जाएगा? 2। लास्ट वाला देखो, ये 0 × 2 0 -1। ये देखो आपने इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया। तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी क्विकली आप यहाँ से इन्वर्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना? डेल्टा कैलकुलेशन करने के लिए आप मैट्रिक्स लिखोगे, उसके फर्स्ट दोनों कॉलम्स को उसके साइड में बिठा दोगे, है ना? मैट्रिक्स लिखा, पहले दोनों कॉलम्स को साइड में बिठा दिया, तो यहाँ से डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो गया। डिटरमिनेंट मन में कैलकुलेट कर लेंगे। अब डिटरमिनेंट में ये सब एरो एरो ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, समझ गए ना? ऐसा डिटरमिनेंट में अब नहीं करना, अब हमें आदत पड़ चुकी है, देख के हम बता सकते हैं डिटरमिनेंट क्या आएगा। ये निकल गया। फर्स्ट रो को सेकंड रो को उठा के एज इट इज ही कॉपी कर लो नीचे, उसके बाद पहला रो और पहले कॉलम को निपटा दो, फिर चार चार का कॉम्बिनेशन हॉरिजॉन्टली लिखते जाओ, वहां पे वर्टिकली उनको डिनोट कर दो। एक क्वेश्चन और करें? हाँ, जिन लोगों ने भी पहली बार सीखा, मेरे ख्याल से आसान है, इसमें देखो कोई लॉजिक कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये बस एक एप्टीट्यूड है, एक प्रोसेस है। ओके, हाँ, एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली लिख के फिर ट्रांसपोज भी ले सकते हो, बट अगेन वो करोगे क्यों? आदत ऐसे ही डाल देते हैं कि भाई यहाँ पे एक्सपैंड करते जाते हैं, यहाँ पे वर्टिकली लिखते जाते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड करके हॉरिजॉन्टल लिखते हो तो बेसिकली आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हो, है ना? फिर आपको ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट तक जाना पड़ेगा, तो वो मैंने आपको एक सिंगल स्टेप में करने की सलाह दी है, जिसको कि आप प्रैक्टिस से कर भी सकते हो। ओके, एक सवाल और किया जाए? रेडी है सभी लोग एक क्वेश्चन और करने के लिए? इसके आविष्कारक यार किताबों में दिया रहता है, अब नाम तो मुझे भी नहीं पता किसने किसने किया है। ठीक है, काम से मतलब है, वैसे भी निपट ही गए होंगे वो जिन्होंने भी किया होगा, तो क्या करेंगे ज़्यादा उनके बारे में जान के। चलो इसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। चलिए ठीक है, एक मौका आपको दिया जाए। चलो एक मौका आपको देते हैं, 2 मिनट का टाइम देते हैं, करिए अपनी मनमानी। शॉर्टकट है भाई, है ना? इसमें क्यों करोगे? अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप क्या निकालो, माइनर माइनर माइनर, फिर उसके बाद को फैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज। ये तो शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट में भी अगर हम लोग वही करेंगे जो लॉन्ग कट में कर रहे हैं, तो शॉर्टकट का फायदा क्या हुआ? समझे? दो मिनट का टाइम आपके पास है, सब कुछ करना है इसमें, आपको डिटरमिनेंट भी निकालना है इसी 2 मिनट में, इसी 2 मिनट में आपको इसका इन्वर्स भी कैलकुलेट करना है, सब कुछ करना है। जल्दी जल्दी करो, ठीक है? फास्ट करना है इसको, शॉर्टकट का मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए। डिटरमिनेंट कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया, क्या आ रहा भाई डिटरमिनेंट आप लोगों का?
5 आ गया डिटरमिनेंट, बहुत ही बढ़िया। जिनका 5 आया उनका डिटरमिनेंट ठीक है, आगे बढ़ो। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में ही आपको परफेक्ट डिटरमिनेंट 5 आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं उसमें। उज्जवल श्रीवास्तव बोल रहे हैं सर हो गया। ठीक है, उसके एलिमेंट्स लिख दो भाई अगर हो गया तो। इनवर्स के अलावा, डिटरमिनेंट के अलावा क्या क्या एलिमेंट्स आपके आए, रो वाइज एक बार लिखो। डन। 20 सेकेंड और बचे हुए, 20 more seconds आर लेफ्ट। पूरा लिख दिया, चलो 10 सेकेंड और बचे, 10 सेकेंड और मैं वेट करता हूँ। चलिए काफ़ी सारे लोगों ने आंसर भी लिख दिया। आइए देखिए, अब जिनसे नहीं हुआ है उनकी नज़र ये स्क्रीन पर होनी चाहिए कि भाई क्या क्या मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या करा यहाँ पर, देखिए ये 1 2 2, दिस इज 2 1 2, दिस इज 2 2 1। पहला कॉलम 1 2 2, दूसरा कॉलम 2 1 2। ठीक है, यहाँ से डिटरमिनेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट देखो, ये आपको दिख ही रहा होगा 1 8 8, यानी कि 17। ठीक है, डिटरमिनेंट मिल गया 17, माइनस उसके बाद क्या करोगे, ये देखो 4 4 4, यानी कि 12, माइनस 12। तो यहाँ से डेल्टा आपको मिल जाएगा 5। डेल्टा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब इसके बाद की कहानी देखनी, इसका जो फर्स्ट रो और सेकंड रो भाई साहब उसको कॉपी करने की कोशिश करो। 1 2 2 1 2, यहाँ से देखो 2 1 2 2 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनको आपने निपटा दिया। बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहीं से आपको दिखता जाएगा। ये देखो, बताओ यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, सॉल्व करो। 1/डेल्टा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/5 मैंने बाहर लिख दिया। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 -4 माइनस का 3। आगे थोड़ा सा और बढ़ो, एक राइट एक्सपैंड वर्टिकली, सॉरी एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली, राइट वर्टिकली। ओके, यहाँ से देखो 4 - 2, ये आपको 2 मिल गया यहाँ पर। यहाँ पे देखो 4 - 2 2 मिल गया। ठीक है, फर्स्ट कॉलम देखो कितने लोगों ने सही से ऑब्टेन करा। आ गया था सभी का फर्स्ट कॉलम, सबका आना चाहिए यार, है ना, सबका आना चाहिए फर्स्ट कॉलम, यहाँ से सबका आना चाहिए। ठीक है, ये देखो 4 - 2, ये 2 हो गया। फिर देखो 1 - 4 -3 हो गया। इस पे देखो 4 - 2 2 हो गया। लास्ट किया जाए, लास्ट वाले में देखो क्या होगा, 4 - 2 ही आ रहा है क्या हर जगह पे, 4 - 2 2, 4 - 2 2, 1 - 4 माइनस का 3। चेक करो, सेम। सेम आ रहा सभी का। डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ी है भाई ये, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे जीरो होते हैं ना, तो ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ओके एवरीवन, अगला सवाल करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आया सभी का, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, वो बताऊंगा अभी, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, 2 मिनट का समय ये रहा आपके सामने, 2 मिनट के अंदर फटाफट इसका इन्वर्स निकालो, बताओ क्या आना चाहिए। सिमेट्रिक होगा। एएमए सेशन सारे सैटरडे को होंगे। ठीक है, हर सैटरडे आप लोगों के लिए आस्क मी एनीथिंग सेशन रहेगा। बीच में शायद मैं कभी स्पेशल क्लास में भी ले लूँ, बट यूट्यूब पे तो रहेगा ही रहेगा। चलो निकालो एक बार, मैं एलिमेंट्स चेक कर लेता हूँ। एलिमेंट्स ठीक है, 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। ठीक है भाई, निकालो। यार ये चैट सेक्शन में घर परिवार की बातें मत करो भाई।
रीना जी आप कैसे हैं? करीना जी मैं ठीक हूँ। आपस में कर लो बातचीत, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो। मुझे पता है कि दोनों तुम ही हो भाई। ठीक है, दोनों आईडी तुम्हारी है, आपस में ही बात कर रहे हो। हाँ भाई, क्लास डेली होती है, मंडे टू सैटरडे। डिटरमिनेंट कितना आ गया यार? कोई 3 बता रहा है, कोई 1 बता रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? डिटरमिनेंट तो एक ही आना चाहिए ना। कितना है डिटरमिनेंट पहले ये बताओ। हाँ, जिन लोगों का 1 आ रहा है उनका ठीक आ रहा है। 1 के अलावा जो आप कुछ और निकाल रहे हो, भाई कुछ गलत कर रहे हो कैलकुलेशन। ठीक है, जल्दी से क्रॉस चेक करो क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। जल्दी से क्रॉस चेक करो क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। डिटरमिनेंट 1 आना चाहिए, ये तो पक्की बात है। हो गया? 2 मिनट का टाइम भी हो गया। चलो आ जाओ, ए इनवर्स यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ए इनवर्स की कैलकुलेशन करते हैं। चलो करो कैलकुलेशन। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 1 -1 0 2 3 -2। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन। ये देखिए डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन ये रही, 3 0 और -4, तो डेल्टा तो मिल गया -1 माइनस का। ठीक है, समझ आ रहा है? ये देखो, ये 0 ये 0 और ये आपको मिल गया -2 -2, तो डेल्टा तो 1 मिल गया। ठीक है, डेल्टा की कैलकुलेशन में आप चेक करो आप लोग क्या एरर कर रहे थे, बट डेल्टा तो आपका 1 ही आना चाहिए यार। ओके, तो यहाँ पर मैं 1/डेल्टा कर देता हूँ। ए इनवर्स में इसको मैं कर देता हूँ 1/डेल्टा, यानी कि 1/1। अब बाकी एलिमेंट्स हम लोग लिखना शुरू करते हैं। बाकी एलिमेंट्स के लिए बस आपको इसका जो फर्स्ट रो है 1 2 -2 1 2 -1 3 0 -1 3 ये लिखना है, और सबसे पहले वाले रो को और सबसे पहले वाले कॉलम को ख़त्म कर दो बस यार। उसके बाद क्या ही बचेगा, ये देखते जाओ। बताओ यहाँ पर क्या मिल रहा है? 3 × 1 ये 0, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अगले वाले पे चलो, इस पे देख के बताओ क्या मिलेगा। 0 × 0 तो 0 हो गया, ये -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या मिलेगा आपको, दिस 2। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, नीचे वाले 2 × 2 को निपटाते हैं। इसको देखो, 4 में से 2 गया 2। अगला 1 में से 0 गया 1। नेक्स्ट 0 -2 2 हो गया। ठीक है, 1 1 2 कैसे बता रहे हो यार? 2 1 2 आएगा ना। ठीक है, चलो आखिरी देखो, लास्ट लास्ट में देखिए 0 6 6, फिर 2 2, लास्ट 3 -2 5। अब कर लोगे? अच्छा, आप रो वाइज बता रहे थे, ठीक है, जो भी बता रहे थे, ये आंसर फाइनली आप लोगों का आना चाहिए आपके पास। ठीक है भाई साहब, परफेक्ट। तो इसी के साथ साथ इन्वर्स भी आपका खत्म होता है। इन्वर्स में काफ़ी सारे काम की बातें हम लोगों ने कर ली है। अब अगला डिस्कशन हम लोगों को करना चाहिए एडजॉइंट का। ठीक है,
एडजॉइंट का डिस्कशन स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है एडजॉइंट में। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है एडजॉइंट से रिलेटेड। सबसे पहले एडजॉइंट होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है कि यार कभी भी अगर आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो इन्वर्स कैलकुलेट करने का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हमको कल को कोई पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो हम यही बोलेंगे उसको कि यार आपका जो इन्वर्स वाला मैट्रिक्स है उसमें हम एक स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक स्केलिंग फैक्टर हो गया, इसकी कोई एक स्केल्ड वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप अपने इन्वर्स में डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ से मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है सबको? ठीक है, थैंक यू सो मच। 50K पे बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये आप ही का चैनल है तो आपको भी बधाई मिलनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को आप लोग। तो एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को याद रखना, ये एक स्केलर जैसा काम करेगा। ठीक है, जैसे कोई स्केलर वैल्यू होती है वैसे ये आपका काम करेगा। क्लियर? पासवर्ड लेके क्या करोगे यार, चला नहीं पाओगे चैनल। ठीक है, पहले अपने आप को चलाना सीखो। पहले अपने आप को चलाना सीखो, मतलब पहले अपने आप को रूटीन में लाना सीखो। आपका जो काम है पढ़ाई लिखाई दिस दैट, पहले ये करना सीखो। एक बार इसमें प्रो हो जाओगे तो फिर चैनल चला लेना। तो चैनल वैनल नहीं चला पाओगे भाई अभी। ओके, अभी पहले अपने आप को चला लो अच्छी तरीके से। मतलब अपने मन को कंट्रोल में करना सीखो। आप आपका जो लक्ष्य है उसके लिए डेली मेहनत करना सीखो। ये सब चीज़ें अभी करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ओके, हाँ लेक्चर प्लेलिस्ट मैं बनवा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिस्कशन क्लियर हो गया। अच्छा, डिमांड कितनी है यार आप लोगों की? ठीक है, कुछ मैं पॉपुलर डिमांड्स आप लोगों को बताता हूँ जो पॉपुलर डिमांड रहती है। सबसे पहली पॉपुलर डिमांड तो ये है कि सर मैथमेटिक्स कब पढ़ाओगे? हमें तो आपकी वजह से मैथमेटिक्स पढ़ना था अभी भी। ठीक है, मेरे ख्याल से चौथी क्लास है क्या अपनी? चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। ठीक है, अरे सर मैथमेटिक्स कब पढ़ाओगे? सर हम तो बस आपके भरोसे बैठे हुए थे मैथमेटिक्स में। असल में क्या किया था उसने, शायद उसने अक्टूबर वगैरह में सब्सक्रिप्शन लिया होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेके सो गया था। सोने के बाद अभी अचानक से उठाए, अरे भाई सब्सक्रिप्शन लिया था, फॉरगॉट पासवर्ड। पासवर्ड भी याद नहीं, फॉरगॉट पासवर्ड पे मेल आया, पासवर्ड रीसेट किया। रीसेट करने के बाद वापस आया, फिर देख रहा है कि अरे मैथमेटिक्स कहाँ गया। फिर सर मैथमेटिक्स हमें आप ही से पढ़ना, पता चल गया अच्छा इस चैनल पे चल रहा है। फिर सो गया जाके, फिर वो अभी उठेगा। ठीक है, ये उठेगा फिर अब एग्जाम के टाइम फिर बोलेगा अरे सर हमें तो ये करना। दूसरी पॉपुलर डिमांड आप लोगों की क्या आती है मैक्सिमम? दूसरी पॉपुलर डिमांड, सर ये चैनल पे जो ऐड चलते हैं ना सर, ये ऐड हटवा दो सर इस चैनल पर से, हमें पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। अरे भाई गूगल में एक सेटिंग होती है। ठीक है, आप अपने ब्राउज़र में जाके सेटिंग ऑन कर सकते हो तो आपको लाइव वीडियो पे ऐड नहीं दिखेंगे। कैसे इंजीनियर हो आप लोग, है ना? सर ये हटवा दो, पढ़ने में बड़ी पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। स्टार्ट किया, शुरुआत में पहला अरे यार ऐड आ गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये हटवा दो सर। तीसरी पॉपुलर डिमांड क्या आती है? सर प्लेलिस्ट जो है वो बनवा दो, हम प्लेलिस्ट सेव कर लेंगे सर। सेव करके क्या करेगा? बोल रहा सेव करेंगे सर प्लेलिस्ट। मैंने कहा भाई पढ़ना है लाइव वाले सेक्शन में जाओ, सारे लेक्चर्स पढ़े हुए वहाँ से पढ़ लो। नहीं सर हम प्लेलिस्ट सेव करेंगे, सेव करके उसको रख लेंगे, उसके बाद में कभी पढ़ेंगे। चौथी पॉपुलर डिमांड क्या आती है? सबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिमांड क्या आती है? सर ये जो डीपीपी है इसका आप एक ड्राइव लिंक शेयर कर दो ना, जहाँ पे सारे के सारे डीपीपी दूँ। क्या करोगे भाई ड्राइव लिंक का, क्या करोगे उसका? कह रहे सर उसको उसको भी सेव करके रख लेंगे। ठीक है, और पाँचवीं, वैसे तो बहुत आती है, पाँचवीं जो सबसे पॉपुलर डिमांड आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रही है वो ये चल रही है कि सर पांचवी जो डिमांड सबसे ज़्यादा, ये हर जगह पे, नहीं नोट्स कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी वो तो ठीक है। अब जैसे अब मैंने ये बोल दिया ना कि डीपीपी का मैं आपको नीचे लिंक दूंगा स्पेशल क्लास का, आप वहाँ से जाके ले लो। तो अब उसमें भी उसको चैन नहीं है, बेचैनी है उसको कि स्पेशल क्लास में क्या हो गया, इससे अच्छा लिंक ही दे देते सर तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, पांचवी सबसे पॉपुलर डिमांड इसमें ये है कि सर पांचवी डिमांड अगर आप सुनोगे ना तो आपको बड़ा तरस आएगा मेरे ऊपर कि सर आपको भी क्या क्या करना पड़ता है।
एक है अपनी क्लास में लड़का है, ठीक है, 5वीं में आपको बताता हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे ही अब सेशन स्टार्ट होगा ना, आप देखना एक स्टूडेंट आता है, वो ये लिखेगा आते ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ आंसर नहीं देना है, प्रोमो, नो प्रमोशन, नो प्रमोशन सर, नहीं होना चाहिए सर, बोल के चला जाएगा, फिर लास्ट में आएगा, ठीक है। अभी लास्ट में जब मैं बताऊंगा कि ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं अपने, और ये कर सकते हो आप, ये ऑफर्स आ गए आप लोगों के लिए, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो फिर आएगा अभी लास्ट में, ठीक है। मेरे ख्याल से उसका वाई से कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उसको मैं पहली क्लास से देख रहा हूँ, हाँ, वो आएगा, नो प्रमोशन, नहीं हो सकता सर, नो, नॉट एट ऑल, फिर भाग जाएगा, फिर लास्ट में आएगा। तो उसका काम ये है, ये मॉनिटर करना कि भाई प्रमोशन कहाँ कहाँ पे चल रहा है, कौन कौन। भाई प्रमोशन का मतलब वो अवेयरनेस होती है, अगर मान लो किसी को स्कॉलरशिप टेस्ट देना है तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना, या तो मैं ऐड चला के बताऊं कि आपके मोबाइल पे आपके हर एक जगह पे ऐड आपको दिखता रहे हाँ हो रहा है, या तो मैं ही बता दूं कि भाई स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो, ये ऑफर है, आप कोई अवेल करना चाहो तो अवेल कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें, अजीब अजीब लोग हो यार। बड़े नहीं हुए, मतलब मुझे देखो, अगर मैं 11वीं 12वीं वालों को पढ़ा रहा होता और ऐसा कोई बोलता, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि मैं खुद 11वीं 12वीं में ऐसा ही था। बट मुझे लगता है आप लोग पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, थोड़े मेच्योर लोग होगे, थोड़ा मेच्योर रिस्पॉन्स में जनरली एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, रहोगे वही, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चा बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे पापा हैं या मैं इसका पापा हूँ, बच्चा है कौन दोनों में, मुझे तो यही लगता है भाई, यही होगा आप लोगों के साथ। तो सबसे खतरनाक ये 5वां वाला है, 2 4 लोग जो वॉच डॉग कैग वगैरह बैठे हुए ना, वो यही मॉनिटर कर रहे हैं बैठ के कि अच्छा ये चल रहा है, ये तो होने नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। खैर, क्या कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में रहने का कुछ एडवांटेज भी है, बहुत सारा प्यार भी मिलता है और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, तो पब्लिक डोमेन में रहना भाई तो आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये पॉइंट हम सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है, ओके। डन है। ये देखो 6वीं डिमांड गौरव कुमार जी ने ऐड कर दी कि सर पीवाईक्यूज का भी कुछ करवा दीजिए, करवा देंगे भाई, ठीक है, सब करवा देंगे, टेंशन मत लो, जो चल रहा है पहले उसको करते रहो। आ जाओ, अब यहाँ पर ना मैं कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को बताता हूँ, कुछ बेसिक रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ, ये रिजल्ट्स यार आप अभी याद कर लो, ठीक है, ये रिजल्ट्स याद कर लो। अगर हम लोग जो डीपीपी सेशन करेंगे वहां पे मैं इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा, ठीक है ना, चलेगा। जो डीपीपी डिस्कशन करेंगे ना वहां पे इसको मैं डिराइव भी करवा दूंगा कि ये आता कहाँ से, बट वो मैं डीपीपी सेशन में करवाऊंगा एज अ क्वेश्चन, ठीक है। ओके परफेक्ट, तो पहले इसको याद करने, क्योंकि अगर हम इसके डेरिवेशन में लॉस्ट हो गए ना तो हम इसमें इंटरेस्ट लूज आउट कर जाएंगे यार, अगर हम इसके डेरिवेशन में लॉस्ट हो गए तो हम इसमें इंटरेस्ट लूज आउट कर जाएंगे, तो पहले क्या करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिराइव करने का नजरिया भी देख लेंगे क्या होता है। जरा देखो, सबसे पहला ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ठीक है, ये तो कोई भूल नहीं सकता कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ये होता है ए इनवर्स, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्केलर को पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ये स्केलर हमने लिख दिया और ये हो गया ए इनवर्स, ठीक है। सेकेंड वाले का देखो, सेकेंड वाले देखो बहुत ऑब्वियस है, सेकेंड वाले में बोल रहा है कि अगर इसी में मैं मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इसमें मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ए इनवर्स है देखो, ये तो स्केलर क्वांटिटी, इसकी तो कोई वैल्यू होगी 2 3 4 5 वॉट एवर, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये मेरे ख्याल से आपका आई में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप एक मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो पहला और दूसरा तो बट नेचुरल है, पहले और दूसरे में तो हमें याद करने की भी जरूरत नहीं, पहला याद है, दूसरा वाला तो नेचुरली हम याद कर सकते हैं, थर्ड वाला जो है ये आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में। एक्चुअल में ये याद करने के लिए ना आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, जो कि आप डीपीपी सेशंस में लगा लगा के फिर ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएगी। अगर मैंने इस पर 2 बार एडजॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे अगेन देखो, ये आपकी मैट्रिक्स तो मेंटेन रहेगी यहाँ पे, बट बाहर एक स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। तो ये 3 प्रॉपर्टीज मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग अभी याद करें, बाकी इनके एक्सटेंशंस, इन पे और जो अलग चीजें हैं वो हम लोग डीपीपी सेशन में डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। तो इसी एडजॉइंट पे एक बार और एडजॉइंट हमने लगा दिया, तो देखिए मैट्रिक्स तो आना ही आना है, बट स्केलिंग फैक्टर जो होगा वो मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इस प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं मैट्रिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज। मैट्रिक्स रिलेटेड मतलब एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, तो इधर भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, देखो ना मैट्रिक्स मिल रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कोई स्केलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली
एडजॉइंट ऑफ ए आपने करा, तो यहाँ पर भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए, क्योंकि एलएचएस में मैट्रिक्स है तो आरएचएस में भी होना चाहिए। स्केलिंग फैक्टर मॉड ए की पावर n-2 याद रखना। गलती से हम लोग इसको n-1 याद कर जाते हैं, ये बड़ी पॉपुलर मिस्टेक होती है बहुत सारे बच्चों से। तो ये यार आप लोग याद रखना कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की पावर ये n-2, ठीक है, n-2। हाँ, डिटरमिनेंट वाला अलग से करवा रहा हूँ ना, इसलिए हेडिंग देखो बहुत क्लियरली आपको मैंने बता रखी है कि एडजॉइंट के मैट्रिक्स रिलेटेड रिजल्ट्स कौन से हैं। ये रिजल्ट्स में हमेशा एलएचएस और आरएचएस में आपको मैट्रिसेस ही दिखेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से तीन तीन प्रॉपर्टीज को मैंने क्लासीफाई करके आपको दिया हुआ है। ओके, समझ गया मेरी बात को, याद कर लेंगे इसको। तीसरा वाला थोड़ा याद करना, तीसरे वाले क्वेश्चंस आप कनोडिया वगैरह की भी किताब लगाओगे ना, कनोडिया के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं बेस्ड ऑन द एडजॉइंट प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग डीपीपी में ऑलरेडी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी डीपीपी में उसको इंक्लूड करेंगे। लास्ट वाला भी याद कर लो, मैंने प्रूफ नहीं दिया यार, है ना, प्रूफ नहीं दिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनमें से किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। इसके प्रूफ एक्चुअली क्या है ना, थोड़े लेंदी हैं, तो अगर मैं प्रूफ अभी करने लगूंगा ना तो आपका रिजल्ट में से इंटरेस्ट लूज आउट हो जाएगा। तो मैं पहले चाहता हूँ कि आप रिजल्ट पहले याद कर लो, रिजल्ट को थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो। प्रूफ हम लोग जो डीपीपी सेशन होगा वहाँ पर मैं करवा दूंगा, ठीक है। प्रूफ इसका करना चाहिए हमें, इनफैक्ट करना चाहिए, और प्रूफ करने से क्या होगा कि हमें आइडिया लगेगा ये आ कैसे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बट बाय द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ही हमको याद होना चाहिए। ओके, गेट के लिए यार एक नंबर में तो इंपॉर्टेंट होता है ना, काफ़ी सालों से नहीं पूछा गया एडजॉइंट पे बेस्ड प्रॉपर्टीज, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो कल या परसों से आपका स्टार्ट होएगा, जो रैंक वाली कैलकुलेशन होती है ना, जो रैंक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से फिर थोड़ा गेट का आता है। यहाँ पे गेट उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, बट अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट रिलेटेड रिजल्ट्स पे, है ना। अब इसमें देखो एलएचएस में भी डिटर्मिनेंट रहेगा, हाँ एन आपका ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलएचएस में भी डिटर्मिनेंट रहेगा, आरएचएस में भी डिटर्मिनेंट रहेगा। तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेते हो तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर इसमें एक बार और एडजॉइंट लगा दिया तो n-1 का स्क्वायर कर लेना, n-1 इंटू 2 नहीं करना है, उसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अगला देखो, दो बार एडजॉइंट लिया आपने, एडजॉइंट ऑफ ए, तो n-1 का होल क्यूब कर लेना। समझ गया मेरी बात। तो मैं एक बार यहाँ पे आपके सामने लिख भी देता हूँ, तो मुझे लिखते हुए देख के थोड़ा सा आपके दिमाग में और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने लिखा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। एक बार इसमें और लगा दीजिए आप सभी लोग एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर 3 बार एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल क्यूब। एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, आज का सेशन फिर यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। नहीं, अटेंडेंस का मतलब आप लोग आओ करो क्लास, इसीलिए तो करवाई जा रही है यार, ठीक है। बड़ी मुश्किल से नए चैनल का परमिशन मिला, बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें चल रही, जस्ट बिकॉज कि आप लोग कर लो आके, ठीक है। मेरा इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, आप मुझे बस ये बता दो, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैं तो इसी वजह से शाम वाला जो सबसे प्रीमियम स्लॉट होता है वो मैंने आप लोगों को दिया, 5 से 7 वाला स्लॉट जो होता है, मैं चाहता दोपहर में ले लेता, ठीक है। हाँ बस ये लास्ट टॉपिक है 6:55 से, जिनकी क्लास है वो लोग जा सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, फिर आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। सैटरडे को तो क्लास नहीं होती होगी ना, तो सैटरडे को हम लोग थोड़ा 2-2.5 घंटे की क्लास कर लिया करेंगे, बाकी दिन यही ड्यूरेशन रखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो। एक मैट्रिक्स दिया गया, ये एक मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, अभी अभी आपने सेम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला हुआ था, तो आप चाहो तो अपने नोट्स में पीछे से रेफर कर लेना कि क्या था इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। इसमें पूछ रहा आप सभी लोगों से कि एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड। सेकेंड में पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इसका मॉड। फिर पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इसका मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट है ना। और चलो पहले ये 3 करो, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसके बाद, ठीक है। ये तीनों सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। सैटरडे को 2.5 घंटे के आसपास कर लेंगे, ठीक है। बताओ, इसका डिटर्मिनेंट तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया था, है ना। मेरे ख्याल से 5 आ रहा था शायद इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आना चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 था, ये आपका हो जाता 3-1 मतलब कि 25। सेकेंड वाले की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाता 5, ये होता 3-1 का स्क्वायर मतलब 5 की पावर 4। थर्ड का अगर हम लोग करते तो ये मिलता डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल क्यूब मतलब 5 की पावर 8। ठीक है, यही आ रहा है सभी का। बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। ये आंसर आ रहा होगा 25, 5 की पावर 4, 5 की पावर 8। ठीक, एक सवाल और करोगे, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है, जाते जाते। एक क्वेश्चन और कर लो, यशवंत भी आ रहा होगा अभी, उसको पता चल गया होगा क्लास खत्म होने वाली है। चलते हैं, ए सेमी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 2, पूरी क्लास में देखो एब्सेंट था वो, ठीक है, पूरी क्लास में उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब चल चुका होगा वो कि चलो भाई क्लास खत्म होने का टाइम, जिम्मेदारी निभाते हैं अपनी। ये लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है जो बी है ना वो 5 टाइम्स 5 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 3 कर लेते हैं, 3 टाइम्स ए। सो व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन का आंसर दे दो सही सही, बाकी इसके आगे की चर्चा कल करते हैं। बॉट है वो यशवंत, मुझे तो लगता है इंसान है। हाँ भाई, मैं भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फ़ैन हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से सभी हैं तो मैं भी हूँ। अब ये मत पूछना सर रोनाल्डो के ज़्यादा आप करीब हो या मेसी के, भाई मैं दोनों का ही फ़ैन हूँ, ठीक है, दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। और होना भी क्यों नहीं चाहिए यार, ठीक है। जितने भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, जितने भी अल्फ़ा लोग हैं, उनका तो हमें फ़ैन होना ही चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। ठीक है, परफेक्ट। 45 की पावर 4, बहुत खतरनाक आंसर दे रहे हो यार आप लोग। चलो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो पूछा गया ना एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3-1 का स्क्वायर, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसकी पावर 4, ऐसे ही हो जाएगा। इतना तो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब कुल मिला जुला के आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है। यहाँ से बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे कैलकुलेट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 3 को अंदर भेज देते, ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती 3 क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 5 था शायद, ये 5। अब ये एक साथ इसमें डाल दो, ये कितना हो जाएगा 27 135, तो यहाँ से मिलना चाहिए था 135 की पावर 4, ये आपका आंसर होता। समझे, हाँ इसका मॉड ले लो यार, ठीक है, यहाँ पे मैं मॉड लिखना भूल गया, ये मॉड कर लीजिए इसका। मॉड मतलब डिटर्मिनेंट इसका पूछा था, मैट्रिक्स नहीं पूछा, ठीक है। मॉड लगा लो, क्वेश्चन सही कर लो।
आया सबको अच्छी तरीके से समझ में? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना आपको कनोडिया में काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। कनोडिया में ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे जहाँ पे ऐसे मिक्स कर करके आपसे पूछेगा। तो अगर बेसिक कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होगी तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आई थिंक आज की क्लास में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स आप लोगों ने सीखे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर दिए। अब कल से थोड़े ऐसे ऐसे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होंगे जो थोड़ा गेट के क्वेश्चंस में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि मान लो रैंक की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली कल की क्लास में रैंक वाला कंसेप्ट आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा, फिर उसके बाद आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन आएगा। ऐसा करके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आप लोगों के लिए डिस्कस